धर्मपुर नाम का एक गांव था जहां किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। गांव हाईवे के करीब होने के कारण वहां का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। किशन वैसे तो एक गरीब किसान था। उसका शहर जाकर दुकान खोलने का सपना था। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो मैं आज इस कदर परेशान नहीं होती और अपना भविष्य तुम्हारे साथ नहीं देखना पड़ता। तुम हर सुबह मुझे ताना सुनाती हो, अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तुम्हें कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो मिल रही है, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए जी, आप भले ही मुझसे जो जी में आए कहिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, पर तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? बच्चों ने कितने दिनों से बर्गर और पिज्जा नहीं खाया है। उनकी जिद है कि अब उन्हें घर का खाना नहीं खाना। तुम तो जानती हो भाग्यवान, इस बार खेती में ज्यादा बारिश के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से नील गाय कितने सारे आ गए हैं। अब हम खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते। ये मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को कौन समझाए? किशन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है। बच्चे घर के अंदर आते ही सवाल पूछने लगते हैं। पापा, मेरा पिज्जा कहाँ है? ना पिज्जा है और ना बर्गर। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ पापा, मेरे सारे क्लासमेट्स टिफिन में बर्गर और पिज्जा लेकर आते हैं और एक हम है कि भिंडी लौकी खाते रहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। तुम दोनों चिंता न करो, हमारा समय भी बदलेगा। कुछ दिन और इंतजार कर लो। किशन और बच्चों की बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए। तब साया ने किशन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा भाई उन्हें ये सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहने के बाद साया अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और किशन घर पर अकेला रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। हे भगवान, अब और कैसे दिन देखूंगा मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। किशन को रोता देख वहाँ पर गांव के बहुत बड़े जमींदार रामचरण सिंह आ गए और किशन से पूछने लगे। किशन, क्या बात है भाई? क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? अरे जमींदार साहब आइए, अब क्या बताऊं, खेती बारिश की वजह से खराब हो गई। पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ना परिवार साथ है, न किस्मत। जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बात पैसे की समझ आ रही है कि आर्थिक स्थिति तुम्हारी संकट में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शहर जाकर कोई व्यापार करना है, पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए देता हूँ। उन पैसों से शहर चले जाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और क्या? बड़ी मेहरबानी होगी साहब, इतना मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। किशन जमींदार से पैसे ले लेता है और शहर चला जाता है और शहर में दर बदर भटकने के बाद उसे एक आटा चक्की में नौकरी मिल जाती है। किशन, तुम्हें मैं महीने के 8000 रुपए दूंगा। तुम्हें मन लगाकर आटा चक्की की दुकान में काम करना है। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुननी। जैसा आप कहें, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किशन कुछ दिन उस आटा चक्की में काम करता है। एक दिन हिसाब के हेर फेर की वजह से उसका उस आटा चक्की के मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कितना ईमानदार समझा था, पर तुम तो चोर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी दुकान से और इस बाजार में कभी नजर मत आना।
तुम्हें यहाँ अब कोई भी काम नहीं देने वाला। मैंने आपके यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। और हाँ, मुझे भी आपके पास कोई काम नहीं करना। मेरी 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए बस। किशन अपने मालिक से पैसे लेकर सामने वाले पिज्जा की दुकान पर बैठ जाता है और देखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पिज्जा खाओ। यार मैं अकेले कितना काम करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मिल जाए तो मैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। लच्छू की बात सुनकर किशन उसके पास चला गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मुझे भी पिज्जा बनाना सिखा दीजिए। मैं लोगों के जूठे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। लगता है ये मजबूर है। इसकी मजबूरी का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे दुकान में काम कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 2000 ही दूंगा और काम पूरे दिन करवाऊंगा। मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं जरूर काम करूंगा। इतना कहकर किशन उस दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत चुके थे। किशन अब पिज्जा बनाना बखूबी जान चुका था। थोड़े से पैसे जमा करके किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने अपने ससुराल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके बच्चे जूते सिलने और उन्हें पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और उसकी पत्नी साया लोगों के घरों में काम कर रही है। आओ साहब, जूते पॉलिश करवा लो, सिर्फ 10 रुपए में। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। आ जाओ आ जाओ। अपने बच्चों की ये दशा देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? और तारा की मम्मी कहाँ है? अपने पिता किशन को देखकर दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं और उसके पास रोने लगते हैं। किशन को देखकर साया भी बड़ी खुश हुई और किशन से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा जी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपने भाई और उसकी पत्नी की बहुत ताने सुनती हूँ। बस अब बहुत हुआ, चलिए अब अपने घर चलिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। आखिर कैसे वो मेरे बच्चों से जूते पॉलिश करवा सकता है? किशन साया के बड़े भाई यानी अपने बड़े साले से जाकर मिलता है और उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों से काम करवाया और मेरी पत्नी से भी। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इन्हें हर रोज इनके मन का खाना खिला सकूं। और इतना ही है तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूं। किशन अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चला आता है और देखता है कि रामचरण ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर रखा है। अरे आओ किशन आओ, मेरे ब्याज के पैसे मुझे दे देना और अपना घर छुड़वा लेना। पर 2000 रुपए के लिए आपने मेरा घर और खेत कैसे ले लिया? 2000 नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 20,000 दिए थे और अब उसका ब्याज और सूद मिलाकर तुम्हें मुझे पूरे 1 लाख देने हैं। पैसे दो और अपनी जमीन और अपना घर ले जाओ। रामचरण ने किशन को अपने घर से बेघर कर दिया और किशन अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ गया। और तब किशन ने अपनी पत्नी साया से कहा, तुम चिंता ना करो भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है जो हमें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं शहर में था तो मैंने पिज्जा बनाने का काम सीखा था और अब मैं वही इस गांव के पास लगे हुए हाईवे के सामने खोलूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या? सच?
आप सच में पिज्जा की दुकान खोलेंगे? जैसा आप कहें जी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो और मैं दुकान चलाऊं। और तो और मुझ में दुकान चलाने का हुनर भी है। तब देर किस बात की, हम ऐसा ही करेंगे। किशन और साया ने हाईवे के एक जमीन पर एक छोटा सा पिज्जा का दुकान खोल लिया और उसका नाम रखा पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। देखते ही देखते दुकान चल पड़ी और उस दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा रहने लगी। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम जरूर काबिल होंगे। बस हमें मेहनत और लगन से सारे काम करने हैं। आपने सही कहा। अब बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छा संस्कार भी देंगे। एक तरफ किशन के घर पर खुशियां आई हुई थीं, दूसरी तरफ रामचरण किशन की कामयाबी से जलने लगा था। रामचरण ने तय किया, उस किशन ने तो काया ही पलट दी और अब ये मैं देख नहीं सकता। कल मुझे मेरे पैसे देकर अपना घर और खेत दोनों मुझसे ले गया। मालिक, आप भी खामखा चिंता कर रहे हैं। हमें बस उसकी दुकान तोड़नी ही तो है, और क्या। आज ही रात को हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आइए बहन जी, आप दुकान के अंदर आइए और पिज्जा खाइए। साया ने खुद अपने हाथों से एक पिज्जा उस सुंदर औरत को परोसा। वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट पिज्जा है, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने आपको बहन कहा है और आप अब घर की हुई। आप पैसों की चिंता ना कीजिए और पेट भर के खाइए। जैसे ही किशन ने इतना कहा, उस सुंदर औरत ने एक परी का रूप धारण कर लिया और उनसे कहने लगी, हमेशा खुश रहो किशन और साया। मैं एक मायावी परी हूँ। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा मन मोहित कर लिया। अब से तुम जो भी पिज्जा बनाओगे वो विशाल पिज्जा बन जाएगा और एक पिज्जा खाते ही सभी का पेट भर जाएगा। तुम्हारे दुकान को अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई और किशन और साया उस परी के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा खुश हो गए। रात को रामचरण अपने कुछ गुंडे लेकर उनके दुकान पर पहुंचा। जाओ, इसकी दुकान को हाईवे से नीचे गिरा दो। आप चिंता न करिए। जैसे ही वो गुंडे उस पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे की दुकान के पास पहुंचे, सामने से एक पेड़ की डाली बहुत तेजी से उनकी तरफ आई और उन्हें अपने साथ उठाकर पेड़ के ऊपर लेकर चली गई। बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से नीचे उतारो, बचाओ हमें। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर किशन का परिवार आ गया और कहने लगा, बड़ा मजा आया। रामचरण काका तो पूरे बंदर लग रहे हैं। जी हाँ, जैसे को तैसा। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करूंगा। साया के भाई को भी मैंने ही पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश न रहें। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परिवार कितनी मुश्किल में था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? जाओ और अब तुम ऐसे ही तड़पो। किशन और साया वहां से चले गए। रामचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस पेड़ ने उन्हें नीचे उतार दिया। तब से किशन अपना पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे से चलाने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। एक गांव में शेखर नाम का 22 वर्षीय युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, मगर शेखर के माता पिता बहुत गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके पिता कमल प्रसाद अपने बेटे शेखर से बोले, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पिताजी? आप तो जानते हैं
कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की माँ अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माता पिता यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ाया है। कॉलेज की फीस का बोझ अब वो नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं माँ, मैं पिताजी का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिताजी ने एक एक रुपया जमा करके मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि अब मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस गांव में जिस किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। अरे लोग तो शिक्षा के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो शिक्षा के नुकसान बताने बैठ जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है माँ कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी अब आराम से बैठें? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पिताजी की तरह मजदूरी करूं? नहीं माँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला गया। कमला प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ माँ। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ पर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए और जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को मनी ऑर्डर भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी के बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। पिता मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपनी हद में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी पिताजी की तरह जीवन भर मजदूर की तरह जीवन व्यतीत कर दूं? मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को इन मुसीबतों का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटे में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक देखकर नितिन चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारी बात नितिन के सामने रख दी। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूंगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। आई एम सॉरी शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और वैसे भी तुम्हें अपने माता पिता को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने पिता की झलक नजर आई। शेखर ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसे अपमानित करके रूम से निकाल दिया।
तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े व्यक्ति की बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े व्यक्ति की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा व्यक्ति जब दुकान बंद करके चला जाता, तब शेखर उसकी दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर, आज से ही तुम किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने माता पिता को भी मनी ऑर्डर कर देता था। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति के देहांत के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पिताजी को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया था कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना तो आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सब से मदद मांगू। अब से मैं अपना व्यापार खुद से शुरू करूंगा। किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर शेखर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बहुत मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बहुत पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन है? मेरा नाम मोहनलाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। ये बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही स्टार्ट होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बना करता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पर दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सी विशेष विधि आती है। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि एक विदेशी से सीखी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो विधि सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरी जो वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बहुत बड़ी बनी हुई थी, पर वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है।
और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मोहनलाल बेकरी के अंदर शेखर को वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही देर में शेखर की समझ में आ गया। शेखर बहुत सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान पर गया और सुबह तक उसने सारे वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए, जिनकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार युवक जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर की दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की सुगंध है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ जरा मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उसे दे दिया। पिज्जा खाकर वो युवक खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ टीवी पर जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा प्रसिद्ध होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का एक बहुत अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA कंप्लीट कर ली थी, मगर अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा के बिजनेस की ओर था। कुछ समय बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की ब्रांच अमेरिका में भी खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में फेमस होने लगा। कुछ दिनों बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के माता पिता गांव के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपने पिता की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे समझ में आ गया है कि अगर प्रतिभा के साथ शिक्षा भी जुड़ जाए तो फिर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। शेखर ने मुखिया और अपने माता पिता से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे मित्र मोहनलाल जी हैं। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव मुझे नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास पहुंच गया। वो काफी दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने काफी दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं मांगी थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी मौजूद नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हैं आप? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस बेकरी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने कुछ चेक निकाल कर शेखर को दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे व्यक्ति के नाम पर चेक काट कर फेंक रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो चला गया। शेखर की समझ में अब सारा माजरा आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारिक थे। शेखर मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहाँ से वापस चला आया, मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक पर छुट्टन सिंह अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता था। जो भी लाल किला घूमने आता तो सामने चांदनी चौक पर जाकर छुट्टन के गोलगप्पे जरूर खाता। आइए आइए देवियों और सज्जनों, छुट्टन की दुकान पर आइए और दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे।
जब कोई ग्राहक छुट्टन की दुकान पर आता तो छुट्टन उसे बहुत प्यार से गोलगप्पे खिलाता। छुट्टन की दुकान अच्छी चल रही थी। एक दिन जोगिंदर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाल किला घूमने आया। जब वे लोग अपनी कार में बैठकर वापस जाने वाले थे तो जोगिंदर की पत्नी ने कहा, ए जी सुनिए, मैंने सुना है यहाँ चांदनी चौक पर छुट्टन नाम का एक गोलगप्पे वाला है। उसके गोलगप्पे बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। चलिए चलकर खाते हैं। चलो। वे सभी अपनी कार में बैठकर छुट्टन के ठेले के पास पहुँचे। भाई कितने रुपए की प्लेट है? सर मात्र 20 रुपए की प्लेट है, उसमें पूरे 10 गोलगप्पे हैं। खुद भी खाइए, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए। 4 प्लेट लगा दे। भाई मेरी प्लेट में गोलगप्पे थोड़े तीखे कर दियो। और मेरे गोलगप्पे में अंकल मीठी वाली सोंठ जरूर मिला देना। अंकल मेरे गोलगप्पे में चने ज्यादा डालना। भाई मेरे वाले सादा रखियो गोलगप्पे, और उसमें पानी भी बस। ठीक है। छुट्टन कुछ ही देर में सबके हिसाब से 4 प्लेट तैयार करके दे देता है। छुट्टन की आदत होती है कि वह अपने ग्राहकों से बातें करता रहता। छुट्टन बच्चों से पूछता है, अरे प्यारे बच्चों, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में हूँ। मैं 6th क्लास में हूँ। जोगिंदर को जहाँ भी मौका मिलता वो अपनी अमीरी का दिखावा करना शुरू कर देता। दोनों बच्चे क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। अरे साहब, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती है। ये सुनकर जोगिंदर चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है, एक गोलगप्पे वाली की बेटी इतने महंगे स्कूल में पढ़ती है। ये सुनकर उसे छुट्टन से जलन होने लगती है। भाई एक पापड़ी खिलाइयो। और मुझे थोड़ा पानी दे दे। छुट्टन जोगिंदर की वाइफ को पापड़ी खिलाता है और जब वो जोगिंदर की प्लेट में पानी दे रहा होता है तो गोलगप्पे का पानी गलती से जोगिंदर की शर्ट पर गिर जाता है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मैं माफी चाहता हूँ सर, गलती से पानी आपकी शर्ट पर गिर गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी शर्ट पर पानी गिरा दिया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का मैनेजर हूँ और तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी। अब देख मैं तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। आप कहें तो आपकी शर्ट पर गिरा पानी अभी जीभ से चाट लूं। लेकिन जोगिंदर उसकी एक नहीं सुनता और कार में बैठकर चला जाता है। उस दिन रात में जब छुट्टन अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या पड़ोस में नींबू शिकंजी का ठेला लगाने वाली बसंती नहीं आई आज? नहीं, ये बात नहीं है। बसंती ने तो आज भी मुझे शिकंजी पिलाई। छुट्टन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता न करें, वो जो भी करें ईश्वर हमारी मदद करेगा। मैं कल ही देवी मैया पर 11 का प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अगले दिन जोगिंदर अपने साले नट्टू को लेकर छुट्टन के ठेले के पास पहुंचता है। जोगिंदर नट्टू से कहता है, सुन नट्टू, तू वैसे भी बेरोजगार घूमता रहता है। मैं तुझे सारा सामान खरीद कर देता हूँ और एक ठेला भी। कल से तू भी यहीं पर गोलगप्पे का ठेला लगाना और इस छुट्टन का बिजनेस खराब कर देना। अगले दिन से नट्टू भी छुट्टन के बराबर में अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों में छुट्टन की कमाई पहले से आधी हो जाती है। छुट्टन एक रात घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी कमाई कम होती चली जा रही है। हम अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में शिक्षा कैसे दिलवाएंगे? आप चिंता न करें, अभी 1 महीना ही हुआ है। हम और मेहनत करते हैं और अपने गोलगप्पों को और स्वादिष्ट बनाते हैं। आखिर कब तक वो नट्टू हमारे बराबर में खड़ा रहेगा? हमें अपने बिजनेस पर डटे रहना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी और उस नट्टू की नाक कटेगी। नट्टू जोगिंदर के घर जाकर सारी बात बताता है। अगर ठेले पर लोग नहीं आ रहे हैं तो हम बराबर वाली दुकान ले लेते हैं। कुर्सियां भी डलवा देंगे, लाइटें वगैरह भी लगवा देंगे और एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट को भी रख देंगे, तब तो लोग आएंगे। हाँ जीजा जी, सबसे ज्यादा जरूरत तो रिसेप्शनिस्ट की ही है। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जोगिंदर खूब खर्चा करके
छुट्टन के बराबर में खाली पड़ी दुकान किराए पर ले लेता है और उसमें खूब महंगी कुर्सियां पड़वाता है और महंगी लाइटें लगवा देता है और रिसेप्शनिस्ट को भी रख देते हैं। कुछ लोग नट्टू की दुकान पर जाते हैं लेकिन बाहर आकर कहते हैं, रिसेप्शन करने वाली तो बढ़िया है लेकिन इतने बुरे गोलगप्पे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। कई दिन बीत जाते हैं, नट्टू की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। एक दिन रात में जोगिंदर और नट्टू दोनों दुकान में बैठे होते हैं और बहुत उदास होते हैं। छुट्टन अपना काम निपटा कर दुकान पर जाता है और जोगिंदर से कहता है, भाई साहब, ऐसे बदला लेकर कोई बिजनेस नहीं चलता। कोई भी काम खुश होकर और सद्भावना से शुरू किया जाए तभी उसमें सफलता मिलती है। ग्राहक तो सबसे पहले गोलगप्पे का स्वाद देखते हैं। आपने बेफालतू में अपने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए केवल मुझसे बदला लेने के लिए। तुम ठीक कहते हो भाई छुट्टन। जब मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है तो मुझे जलन हो गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिर तुम्हारी और मेरी बेटी में फर्क ही क्या है? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। जोगिंदर दुकान बंद करके नट्टू के साथ हमेशा के लिए चला जाता है और छुट्टन का धंधा फिर से अच्छा चलने लगता है। चुन्नी लाल ने पैसा कमाने के लिए आज तक न जाने कितने काम किए। कभी चूड़ी बेची, कभी खिलौने और कभी सब्जियां, लेकिन हर व्यवसाय में उसे घाटा ही हुआ। अब चुन्नी लाल ने एक नया काम शुरू कर दिया। उसने गांव के स्कूल के बाहर एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ बच्चों, आओ 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 आओ, चटपटी पानी पूरी खाओ, आओ आओ आओ। स्कूल की छुट्टी होते ही सारे बच्चे उसके ठेले पर इकट्ठा हो जाते। एक प्लेट पानी पूरी मुझे। नहीं, मुझे पहले। अरे रुको रुको, सबको बारी बारी से पानी पूरी मिलेगी। चुन्नी लाल की पानी पूरी का ठेला बच्चों का रोज का ठिकाना बन गया। चुन्नी लाल भी बच्चों से मीठी बातें करके उनसे बहुत सारी बातें जान लेता। अच्छा बताओ, कल कौन कौन पानी पूरी खाएगा? मैं। ये लो रवि, एक और पानी पूरी। आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि आज मम्मी ने मुझे एक नई सोने की चेन दी है। ये देखो। रवि के गले में सोने की चेन देख चुन्नी लाल की आंखें बड़ी हो गईं। उस दिन उसने रवि को बहुत ज्यादा पानी पूरी खिलाई। बस भैया, मेरा पेट भर गया। कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी ये चेन दे दो, मैं तुमसे बाकी पैसे नहीं लूंगा। मासूम रवि ने सोने की चेन उस धूर्त चुन्नी लाल को दे दी। कई दिनों तक चुन्नी लाल इसी तरह मासूम बच्चों की कीमती चीजें लेकर उन्हें बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन रवि स्कूल से सीधा घर जाने लगा तो चुन्नी लाल ने उसे रोक लिया। क्या बात है रवि, आज तुम पानी पूरी नहीं खाओगे? नहीं, मैं रोज रोज पानी पूरी नहीं खा सकता। मम्मी पैसे नहीं देगी। पैसे की क्या जल्दी है, पैसे मुझे कल दे देना। सच? चुन्नी लाल की बातों में आकर रवि फिर पानी पूरी खाने लगा। वैसे अगर मम्मी पैसे नहीं देती है तो तुम पैसे चुरा लो। चुन्नी लाल की भड़काऊ बातें नन्हे रवि के मन में बैठ गई। अगले दिन रवि
अपने घर में रखे रुपए चुराने लगा तो उसकी मम्मी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। रवि, तुम पैसे क्यों चुरा रहे हो? मम्मी, मुझसे पानी पूरी वाले भैया ने कहा था कि मम्मी पैसे ना दे तो चुरा लेना। और तुम्हारी सोने की चेन कहाँ है? वो चेन तो मैंने पानी पूरी वाले भैया को दे दी। बेटा, तुम्हें पता है चोरी करना बुरी बात है। रवि की बात सुन उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। अगले दिन स्कूल से छूटकर रवि जब पानी पूरी खाने गया तो चुन्नी लाल ने हमेशा की तरह उसे पानी पूरी खाने को कहा। ये लो एक और पानी पूरी। और बताओ रवि, तुमने पैसे चुराए? हाँ भैया, ये देखो। 2000। वाह वाह, बहुत अच्छे। कल जब तुम्हारी मम्मी और पैसे रखे तो वो भी ले लेना, इससे तुम बहुत सारी पानी पूरी खा सकते हो। चुन्नी लाल ने जैसे ही वो पैसे लिए, महिमा वहाँ आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तू है वो धूर्त पानी पूरी वाला जिसने मेरे रवि की सोने की चेन ले ली और उसे पैसे चोरी करने को कहा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे और सोने की चेन, इन्हें वापस ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और आज के बाद कभी फिर ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें पुलिस में भेजना ही सही सजा है, ताकि तुम किसी और बच्चे के साथ ये धूर्त हरकत ना कर सको। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली ये कि चालाक और धूर्त इंसान को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है, और दूसरी ये कि हमें अपने बच्चों को धूर्त लोगों से बचाने के लिए उन्हें सही गलत का फर्क समझाना चाहिए। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई, कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है, बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी, पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है।
सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात यह है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें।
आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे। एक गांव में राजू नाम का एक 22 वर्षीय युवक रहा करता था। राजू सोकर उठा ही था कि तभी उसके पिता मोहन उसके पास आकर उसे गुस्से से घूरने लगे। क्या बात है पिताजी, सुबह सुबह मुझे ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? राजू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? कितनी बार कहा है कि काम धंधे में मेरा हाथ बटाया करो, लेकिन तुम्हें आवारागर्दी करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सपने कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम और तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। आपको जो कुछ भी कहना है आप अभी कह लीजिए पिताजी, लेकिन देखिएगा जिस दिन मेरी दुबई में नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो राजू। अरे अपने देश में धन की आखिर क्या कमी है जो तुम विदेश में जाने के सपने देखते हो? आप कुछ भी कहिए पिताजी, लेकिन मैं आपकी पानी पूरी की दुकान पर नहीं बैठने वाला। इतना बोलकर राजू अपने घर से बाहर निकल गया कि तभी उसे प्रीति ने आवाज देकर पुकारा। प्रीति राजू की प्रेमिका थी। राजू, अरे राजू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। प्रीति, मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे सुबह सुबह आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी जब देखो मुझे डांटते ही रहते हैं। आखिर वो तुमसे गलत क्या कहते हैं राजू? वो सिर्फ तुम्हें अपने काम में हाथ बटाने के लिए तो बोलते हैं ना? अरे मुझे नहीं बेचनी पानी पूरी। अब तुम भी सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने मत बैठ जाना। वो सब छोड़ो राजू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तुम्हें तो पता है मेरे पिताजी का कांटेक्ट दुबई तक है। कल मेरे पिताजी के दोस्त जो कि दुबई में बहुत बड़े शेख हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, यहाँ आने वाले हैं। प्रीति की बात सुनकर राजू के चेहरे से गुस्सा उड़ गया और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। सच प्रीति? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कल उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अगले दिन दोपहर के समय प्रीति खुशी खुशी चहकती हुई राजू के घर पर आ गई। अरे प्रीति, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसी? बुद्धू, तुम्हारे लिए खुश हूँ। पिताजी के दोस्त शेख हमारे घर पर ही ठहरे हैं। तुम जल्दी से चलो। लेकिन प्रीति, उनके सामने खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उनके लिए कोई उपहार ले जाना तो जरूरी है ना, ताकि वो उपहार देखकर खुश हो जाए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तभी प्रीति के दिमाग में एक विचार आया। अरे, तुम्हारे पिताजी की पानी पूरी तो दूर दूर तक मशहूर है। तुम अपने पिताजी की पानी पूरी ही उनके लिए क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी ये शेख लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली क्या? अब इतनी जल्दबाजी में उनके लिए यही भेंट सही होगी। ठीक है, चलो। राजू अपने पिताजी की पानी पूरी एक बहुत ही अच्छे बर्तन में प्रीति के घर पर ले गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, उड़ी बाबा, ये लड़का कौन होती और ये हाथ में क्या पकड़ाती? राजू प्रीति की ओर देखकर बोला, ये क्या बोल रहे हैं? अरे, ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। राजू शेख की ओर देखकर बोला, ये मेरे पिताजी के हाथ की बनी हुई पानी पूरी होती, जो कि सारे इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध होती। अरे बाबा, ये प्रसिद्ध क्या होती? प्रसिद्ध मतलब इनके पिताजी की पानी पूरी सारे इंडिया में बहुत ही मशहूर होती। आप ये पानी पूरी खाती तो आपको मजा आ जाती। प्रीति के कहने पर शेख पानी पूरी खाने लगा। शेख को पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई। अरे बाबा, ये तो बहुत टेस्टी होती।
हमको खाकर इसे मजा आ गई। इतना बोलकर शेख राजू की ओर देखकर बोला, तुम क्या काम करती? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरा सपना है कि मैं भी दुबई में जाकर नौकरी करूं। ओरी बाबा, ये क्या बोलती? हमको कुछ भी समझ में नहीं आती। प्रीति राजू की ओर देखकर बोली, राजू तुम शेख से शेख की ही जुबान में बात क्यों नहीं करते? राजू शेख की ओर देखकर बोला, अभी हम कुछ नहीं करती, लेकिन हमारा सपना है कि हम दुबई जाती और वहाँ बहुत सारा पैसा कमा के इंडिया लाती। हम यहाँ पर कुछ दिन रुकती, उसके बाद हम तुमको अपने साथ दुबई ले जाती और अपनी कंपनी में तुमको नौकरी देती। तभी एक कार प्रीति के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उस कार में एक बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यक्ति आया। शेख उस अमीर व्यक्ति के साथ उसी की कार में बैठकर कहीं चला गया। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब कहाँ गए हैं? शेख साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील करने आए हैं। वो तो यारी दोस्ती में वो मेरे घर पर ठहरे हैं। हालांकि वो तो यहाँ के 5 स्टार होटल में ठहरना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, शेख साहब ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हें दुबई ले जाएंगे। अब तुम्हारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। राजू खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपने पिता को बताने लगा। राजू की बात सुनकर राजू के पिता मोहन मुस्कुराते हुए बोले, राजू, तुम आज तक ठीक से मेरी दुकान पर पूरे दिन कभी नहीं बैठे, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस दिन तुम मेरी दुकान पर पूरे दिन बैठ जाओगे, उस दिन तुम दुबई जाने का सपना छोड़ दोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ। और जिस दिन मैं दुबई चला गया ना पिताजी, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि दुबई में कितनी इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है पिताजी कि शेख के पास कितना पैसा है। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराकर बाहर चला गया। अगले दिन राजू प्रीति के घर पर गया, मगर उसने देखा कि शेख मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब को क्या हुआ? इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊं राजू, मैंने शेख साहब को मना किया था, यहाँ पर व्यापार बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, लेकिन शेख साहब ने मेरी सुनी ही नहीं। मतलब कल जो व्यक्ति शेख साहब को लेने आया था, वो शेख साहब को चूना लगाकर भाग गया। दरअसल वो एक फ्रॉड था। तभी शेख उदास होता हुआ प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, अब हम क्या करती? हम तो बर्बाद हो गई। अब हम घर कैसे जाएगी? हमारे पास सिर्फ थोड़ी सही पैसे बची। हम सोचती कि हम यहीं से कुछ कमा कर अपने घर ले जाती, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि हम क्या काम करती। शेख ने इतना कहा ही था कि तभी राजू के पिता मोहन वहां पर आकर शेख की ओर देखने लगे। शेख मोहन की ओर देखकर बोला, उरी बाबा, तुम कौन होती? तुम्हारा चेहरा तो इस लड़के से बहुत मिलती। मैं इस लड़के का पिता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसी? तुम हमारी मदद कैसे कर पाती? हम इस देश में नया होती, हमारे पास अब कुछ नहीं बची, हम बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, कल तुमने जो मेरे हाथ की पानी पूरी खाई थी, वो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा सकता हूँ। अगर तुम पानी पूरी बेचोगे तो तुम अपना पैसा बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शेख पानी पूरी बेचेंगे? क्यों नहीं बेच सकते? वैसे भी अब ये बर्बाद हो चुके हैं और पानी पूरी बेचना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे देखिए, मैं एक दिन में पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ, इस बात का अंदाजा मेरे बेटे को भी नहीं है। प्रीति के पिता शेख को मोहन के पिता की कही हुई बात समझाने लगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया होती, हमको पसंद आई। हम पानी पूरी बेचती और बहुत सारा पैसा कमा कर दुबई ले जाती। शेख उस दिन के बाद मोहन के साथ पानी पूरी बनाना सीखने लगा। अब उसका ध्यान सिर्फ पानी पूरी बनाने सीखने की कला पर होती। ये सब देखकर राजू प्रीति से बोला,
ये क्या प्रीति, मैं तो शेख साहब के साथ दुबई जाने का प्लान कर रहा था, मगर शेख साहब तो मेरे पिताजी से ही पानी पूरी बनाना सीखने लगे, जिससे मुझे सख्त नफरत है। प्रीति राजू की बात पर मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद शेख पानी पूरी बनाना सीख गया और मोहन के बगल में ही एक दुकान खोलकर बैठ गया और आवाज लगाने लगा, अरे एक बार जो हमारे हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाती उसे मजा आ जाती। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। शेख को पानी पूरी बेचते देख वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अरे ये कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं, ये वाकई में शेख है या फिर शेख जैसे कपड़े पहना हुआ है? अब ये तो इससे पूछ कर ही पता चलेगा। वो व्यक्ति शेख के पास जाकर बोला, अरे क्या तुम असली शेख हो? ये तुम कैसी बातें करती, हम असली शेख होती। तो तुम पानी पूरी क्यों बेचती? क्योंकि यहाँ पर हम बर्बाद हो गई। हम पानी पूरी बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर दुबई ले जाती। तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाती, मुझे बहुत तेज भूख लगती। शेख ने खुशी खुशी उस व्यक्ति को एक प्लेट पानी पूरी लगा दी। वो व्यक्ति पानी पूरी खाकर खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, तुम वाकई पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती। क्या हम पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती? अगर ऐसी होती तो हम दुबई में भी जाकर पानी पूरी ही बनाती। कुछ ही दिनों में शेख की दुकान पर बहुत से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कोई भी अगर शेख को पानी पूरी बेचते हुए देखता तो वो तुरंत शेख की दुकान पर पानी पूरी खाने आ जाता। शेख को पानी पूरी बेचते हुए काफी समय हो गया और उसके पास धन का भंडार एकत्रित हो गया। शेख खुश होते हुए मोहन के पास आकर बोला, हमारे साथ जब फ्रॉड होती तो हम समझी कि इंडिया के लोग अच्छे नहीं होती, लेकिन तुम हमारी मदद करी, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भारतीय हमेशा अपने देश में आए हुए मेहमानों की मदद करते हैं। जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरे ही देश के किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने आपकी मदद की सोची, ताकि आप अपने दिल में मेरे देश के लिए कोई मैल रखकर यहाँ से ना जाएं। अब हमारे पास इतना रुपए होती कि हम अपने देश वापस जा सकती और हम वहाँ पर भी पानी पूरी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहती और हम चाहती कि उस रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारे नाम से होती। यह तो आपका बड़प्पन है शेख। तभी वहाँ पर राजू आ गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, और तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टोरेंट में काम करती। राजू शेख की ओर देखकर बोला, नहीं शेख साहब, मुझे समझ आ गया है कि अपना देश होता है, और मेरी ये भी समझ में आ गया है कि हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। जिस पानी पूरी की हमेशा मैं अपने पिता के सामने बुराई किया करता था, आज उसी पानी पूरी को बेचकर आप धन कमाकर अपने देश वापस जा रहे हैं, तो भला मैं उस काम को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी मन करती तो तुम हमारे पास दुबई जरूर आती। इतना कहकर शेख सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया। मोहन राजू की ओर मुस्कुराकर देखकर बोला, तुम्हें तो शेख ने दुबई जाने का ऑफर दिया था, तुम्हें पता भी है कि वो मेरे नाम का एक रेस्टोरेंट दुबई में खोलना चाहता था, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्या मैं पागल हूँ जो मैं उसके साथ दुबई जाता? अरे जिसकी मदद खुद मेरे पिताजी ने की हो, भला मैं उसके यहाँ नौकरी क्यों करूँ? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है कि अपने देश की कमाई असली कमाई होती है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद राजू अपने पिता के साथ खुशी खुशी उनका हाथ बटाने लगा। मणिपुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग बहुत ही पिछड़े और बहुत ही गुलाम नुमा जिंदगी जी रहे थे। अगर किसी के घर में साइकिल आ जाती तो उन्हें पूरे गांव को दावत खिलानी पड़ती। उसी गांव में रामू रहा करता था। रामू गांव के छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाया करता था। कभी सरपंच के घर काम करके,
तो कभी लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमा लिया करता था। जंगल में लकड़ियां काटना भी अब मुश्किल हो गया है। पता नहीं कौन सा जानवर कब सामने आ जाए, इस बात का डर लगा रहता है। रामू कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने बाजार चला जाता है। अरे आओ रामू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? वो काहे को? क्या बात हो गई? ये लकड़ियां लो और मुझे पैसे देकर रफा दफा करो। अरे सरपंच साहब तुम्हें उनके घर के कामों के लिए ढूंढ रहे थे और कह रहे थे पुराना हिसाब चुकता करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम इन लकड़ियों को तौल दो और आज का हिसाब कर दो। मैं सरपंच साहब के घर तुरंत ही चला जाता हूँ। रामू ने उस लकड़ी वाले से कुछ पैसे लिए और सरपंच के घर काम और पैसे की लालच में चला गया। तभी सरपंच अपने मुंशी के साथ बातें कर रहा था। इस गांव के लोगों को गुलाम बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है? उन्हें हताश और परेशान करना है। उन्हें खुश रहने ही नहीं देना, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो फिर कैसे गुलाम? गुलाम वही बन सकता है जो हताश है, जो पीड़ा में है। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी आपने। इसीलिए आपके सामने आधे से ज्यादा नौकर चाकर घूमते हैं। उन सब की बात दूर खड़ा रामू बड़ी ही अच्छी तरीके से सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, कितना पाप भरा इन सब के मन में। पूरे गांव को गुलाम की नजरों से देखते हैं। अगर कोई इनसे मदद भी मांगने आए तो वो पक्का मूर्ख है। रामू सरपंच के पास जाकर कहता है, देश तो कब का आजाद हो गया सरपंच जी, पर आप जैसे सरपंच और मुंशी ही हैं जो गुलामी और ऐसी बकवास सोच रखते हैं, जो गरीबों को गुलाम समझते हैं, आम आदमी को मूर्ख और ईमानदार को मंद। तुम होश में तो हो रामू? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब मेरे सामने कह सको? बड़ा मुंह छोटी बात सरपंच जी। खैर आप बताइए, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना? बाजार में कोई काम था? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। जाओ, जाकर मंडप सजाओ और पूरे गांव में कह दो कि आज दावत है हमारे यहाँ। साथ ही साथ जो हलवाई आएंगे तुम उनका हाथ बटाना। जी सरपंच साहब। और आपके इस गुलाम के पिछले पैसे भी बाकी हैं, तो जरा उसका भी ध्यान रखिएगा। तुम्हारा हिसाब मैं अभी चुकता कर दूंगा। पहले जाकर सारा काम करो। दावत की पूरी तैयारी मानो रामू के हाथ में ही थी। वो गांव के हर घर में न्योता देने से लेकर सारे काम करता है। आओ सभी पेट भर कर खाओ। खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। खाने में बहुत ही ज्यादा दम है। अपना अपना वजन बढ़ा कर जाओ। वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है। मजा आ गया खाना खाकर तो। जहाँ रामू का हाथ लगता है वहाँ ऐसा ही मजा आता है। सही कहा तुमने। रामू के हाथ में मानो जादू हो। जो भी खाना बनता है रामू के हाथ पड़ते ही खाना बहुत स्वादिष्ट और अच्छा हो जाता है। पूरे गांव ने बड़े ही चाव से दावत खाया और सभी ने रामू की खूब तारीफ की। लेकिन सरपंच और उनके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन जब रामू सरपंच के पास अपने हक के पैसे मांगने गया, तब सरपंच और उसके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरपंच साहब, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। पूरे गांव ने दावत भी कर ली और आपके बेटे का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मन गया। अब लाइए, मेरा मेहनताना लाइए। सब कुछ हुआ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे बेटे को किसी भी गांव वाले ने जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। बस आए, खाना खाए और तुम्हारी बड़ाई करके चले गए। ऐसी उम्मीद मुझे इन गांव वालों से तो नहीं थी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो तुम ले जा सकते हो। सरपंच ने रामू को पैसे दिए। रामू वहाँ से चला गया। मालिक, ये क्या? रामू को उसके पैसे आपने ऐसे कैसे दे दिए? ये तो गलत बात है। तुम उसकी चिंता ना करो। मैंने रामू के पीछे 2 गुंडे लगा दिए हैं। जैसे ही वो जंगल के रास्ते अपने घर जाएगा, वो दोनों छीना झपटी करके रामू से पैसे चुरा लेंगे। चल चल चल, पैसे निकाल, पैसे निकाल। पैसे निकाल वरना खत्म हो जाएगा। पैसे निकाल।
उन दोनों गुंडों को देखकर रामू बहुत ही ज्यादा डर गया। जी ये लो पैसे, ये लो पैसे और चले जाओ, पर कृपया करके मुझे कुछ भी ना करो। जैसे ही गुंडे चले गए, रामू फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार पिछले कई दिनों से भूखा है, बस इस आस में कि मैं कुछ पैसे कमाकर उनका पेट भर पाऊंगा। मैंने तो आपसे ज्यादा मांगा भी नहीं है, जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। रामू के रोने की आवाज सुनकर जंगल के कई सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उन्हीं में से एक खरगोश रामू के सामने जख्मी हालत में आ गया। अरे ये क्या? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक है। मुझे इसकी जान बचानी होगी, वरना ये खरगोश अपने प्राण त्याग देगा। रामू उस खरगोश की मदद करता है। जैसे ही खरगोश होश में आता है, खरगोश रामू से कहता है, अरे रामू, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। खरगोश की आवाज सुनकर रामू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तुम बोल कैसे सकते हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और मेरे बचपन का दोस्त? ये सब क्या है? ये सब क्या बोल रहे हो? अरे तुम शांत हो जाओ, मैं एक मायावी खरगोश हूँ। लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा। ये देखो। उस मायावी खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से रामू के बचपन की चीजें दिखाई। रामू के सामने उसका बचपन नजर आ रहा था, जहाँ रामू उसी खरगोश के साथ खेल रहा था, उसे खाना खिला रहा था और उसे पानी पिला रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा तो मैं हूँ, और मुझे जहाँ तक याद है, मेरे पिताजी ने तुम्हें किसी जादूगर को बेच दिया था। तुमने सही कहा। उसी जादूगर की मदद से मैं आज मायावी खरगोश बन गया हूँ और इस जंगल में रहता हूँ। एक शेर ने मुझ पर हमला किया, मैं उससे बचते बचाते यहाँ पर आ गया और तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम मुझसे कोई भी 2 चीज मांग सकते हो, मैं उसे जरूर पूरी करूँगा। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, और कुछ नहीं। रामू को हताश और परेशान देखकर खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से उसी जगह पर पानी पूरी का पेड़ बना दिया। ये क्या है? पानी पूरी का पेड़? ऐसा तुमने क्यों किया? तुम अपनी पानी पूरी बेचकर अपना घर चलाया करना। इस पानी पूरी के पेड़ से पूरी तोड़कर और सामने वाले कुएं से पानी लेकर तुम उसे बेचा करना। इससे तुम्हारी आमदनी भी होगी और मेरा वरदान भी पूरा हो जाएगा। उस मायावी खरगोश की मदद की वजह से रामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसके खुशी के आंसू निकलने लगे। धन्यवाद मित्र, बचपन का किया हुआ उपकार तुम्हें अब तक याद है। धन्यवाद। मैं इस पानी पूरी को बेचकर अपना घर बखूबी चला लूंगा। और दूसरे दिन से ठीक वैसा ही हुआ। रामू उस पानी पूरी के पेड़ से खूब सारी पूरियां तोड़ लेता है और पास ही के कुएं से तीखा तीखा पानी भी ले लेता है और उन्हें एक ठेले पर बेचने लगता है। रामू भैया, पानी पूरी लगाना 1 प्लेट। आपके हाथ में जादू है, जादू। हाँ, और नहीं तो क्या। एक बार में 1 प्लेट पानी पूरी कोई खा ही नहीं सकता, उसका मन ही नहीं भरेगा। कम से कम 3 प्लेट पानी पूरी तो खानी ही होगी। अरे ये तो बस आप सबका प्यार है। हमने तो सुना कि तुमने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारा घर बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा दिखने लगा है। सब हरि की कृपा है। अब रामू पानी पूरी बेचकर अपना घर बहुत अच्छे से चला रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रामू ने गांव में एक स्कूटी भी ले ली। उन स्कूटियों पर पानी पूरी रखकर रामू और रामू की पत्नी संध्या दोनों ही गांव-गांव जाकर पानी पूरी बेचने का काम करते थे। ये बात सरपंच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस रामू को देखो, कल का व्यापार क्या शुरू किया
और अचानक इतने पैसे वाला हो गया कि जिस गांव में साइकिल नहीं है उस गांव में रामू स्कूटी पर पानी पूरी बेच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालिक, रामू कुछ ही महीने में आपसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और ज्यादा इज्जतदार भी। तुम बस उसका गुणगान ही करते रहोगे कि कोई उपाय भी बताओगे मुझे जिससे रामू का व्यापार चौपट हो सके। एक उपाय है, याद है आपको? आपके नकाबपोश गुंडे, उनसे कहकर उसकी स्कूटी पानी पूरी तुड़वा कर आप अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। कुछ भी कहो मुंशी, तुम हो बड़े चापलूस। ऐसा ही किया करो और इस बार तो मैं भी जाऊंगा उसकी स्कूटी पानी पूरी टूटते हुए देखने। सरपंच और मुंशी रामू के घर के पास चले गए और झाड़ियों के पीछे छिपकर उन गुंडों का कारनामा देखने लगे। जैसे ही गुंडों ने स्कूटी पानीपुरी की गाड़ी तोड़ी, सरपंच और मुंशी बड़े ही खुश हुए। अब आया ना मजा, लेकिन इससे इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने देखा है मालिक कि स्कूटी लेकर रामू हमेशा एक पेड़ के पास जाता था और वहाँ से स्कूटी पानी पूरी लेकर निकलता था। मुझे लगता है कि हमें जंगल में जाकर वो जगह भी देखनी चाहिए। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ढेर सारा पेट्रोल ले लो, पूरा जंगल ही जला देंगे आज। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। सरपंच और उनके गुंडों ने खूब सारा पेट्रोल ले लिया और उन पानीपुरी के पेड़ के पास चले गए और वहां जाकर देखा कि पानीपुरी का पेड़ है जहां से रामू पूरियां तोड़ा करता था। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आया मुझे सब कुछ। इन सब पेड़ों को पेट्रोल डालकर जला डालो। और वैसा ही हुआ। सरपंच ने पूरे जंगल में आग लगवा दी, लेकिन एक भी पेड़ जले नहीं। सरपंच, मुंशी और दोनों गुंडे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। तभी सरपंच का एक आदमी भागता हुआ सरपंच के पास आकर कहने लगा, सरपंच साहब, आपकी फैक्ट्री और आपके घर पर आग लग गई है और तो और आपकी सारी गाड़ियों को किसने तोड़ दिया है। पता नहीं किसने किया ये सब। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? सरपंच अपने घर जाकर देखता है, उसका घर और उसकी फैक्ट्री दोनों ही जल रहे हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ सभी गांव वाले जमा हो जाते हैं और उसमें रामू भी होता है, जिसे देखकर सरपंच शर्मिंदगी महसूस करता है। मुझे माफ कर देना रामू, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की, देखो मेरा ही घर उजड़ गया। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है सरपंच जी। आप चिंता ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपने परिवार को लेकर मेरे घर पर रह सकते हैं। और रही बात फैक्ट्री की, तो इंश्योरेंस से आपकी फैक्ट्री के पैसे मिल जाएंगे। सरपंच रामू को सारी बातें बताता है और रामू से माफी मांगता है और इसी के साथ रामू दोबारा अपनी स्कूटी पर पानी पूरी बेचना शुरू करता है और पूरे गांव में चर्चित हो जाता है। सरपंच और मुंशी भलाई का रास्ता चुनते हैं और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। रामू अपने अच्छे व्यवहार से खूब सारी पानी पूरी स्कूटी पर बेचता है।